हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र के बुक की 2022 जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति का ये बुक है और ये है संबंधित इससे कंप्यूटर से संबंधित ये बुक है। ठीक है, इसमें जो है जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों ने जीएस दृष्टि में चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण और उत्तर प्रदेश की बुक निकाली हुई, उसी का ये अगला संस्करण है। इसमें कंप्यूटर का ये बुक निकाला गया है घटना चक्र के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर एक परिचय। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कंप्यूटर से संबंधित, वो सारी चीज़ें इसमें जो है दी गई हैं। ठीक है, केवल इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ही इंक्लूड किया गया है और आप डिटेल में अगर पढ़ चुके हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन के पर्पज़ से। ठीक है, जो अभी आने वाले एग्जाम्स बहुत सारे हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित जो है क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस बुक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट अब अनुक्रमण का यानी कि क्या क्या इसमें दिया गया। तो देखिए, कंप्यूटर एक परिचय, पेज नंबर 5 से लेकर 8 तक इसमें कंप्यूटर का अर्थ दिया गया है, कार्यप्रणाली है, पूर्ण रूप है, संरचना है, मुख्य कार्य है, विशेषताएं हैं। इसके बाद जो है इसके सारे बहुत सारी चीज़ें, परिभाषाएं हैं, बुनियादी कार्य हैं, डेटा एवं इसके प्रकार हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर के इतिहास के बारे में दिया गया है। इसके बाद दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम के घटक। इसमें आपका आएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस। ठीक है, और इसके बाद अब अगला चैप्टर इसमें आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्य, उपयोग एवं परिभाषा, ऑपरेटिंग के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ठीक है, और इसके बाद अन्य सॉफ्टवेयर इसमें बग, डीबग, कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं, इसमें निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल, कॉमन, लोगो आदि के बारे में जानकारी। फिर इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर है जिसमें प्रोटोकॉल के प्रकार, प्रोटोकॉल और संचार की विधियाँ, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, माइक्रोवेव, रेडियो वेव आदि के बारे में जानकारी। ठीक है, इसके बाद वायरलेस के बारे में इसमें जानकारी होगी। ठीक है, फिर अगला चैप्टर इसमें इंटरनेट क्या है। अब उसमें इंटरनेट के बारे में सारी बातें बताई गई हैं एक एक तरीके से चैप्टर वाइज। ठीक है, फिर इसमें लिया गया है www एक पेज, और www से जितने भी चीज़ें हैं वो सारे एक पेज में बताया गया है। फिर नेटवर्क एवं डेटा सुरक्षा दिया गया है। फिर सबसे लास्ट में A to Z यानी कि न्यू वे ऑफ लर्निंग लेटर्स, ये लास्ट पेज में दिया गया। तो टोटल 120 पेज का ये बुक है और जिसमें हम लोग इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है और इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं और इस बुक को हम 4 पार्ट में जो है एंड करने वाले हैं। पहले पार्ट में जो होगा पार्ट 1, और पार्ट 1 में जो है पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 30 तक होगा। ठीक है, पार्ट 2 में जो है 30 से लेकर 60 नंबर पेज तक होगा। पार्ट 3 में जो है 60 नंबर पेज से लेकर 90 नंबर पेज तक होगा। इसके बाद पार्ट 4 में जो है 90 नंबर से लेकर पेज नंबर 120 पेज नंबर तक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पार्ट में इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को देखना, एंड तक देखना और इसको जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट नंबर पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 30 तक, और उसमें जीएस दृष्टि कंप्यूटर एक परिचय। इसके बाद इसमें हम देखेंगे तो कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एवं इसका अर्थ जानेंगे। तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ अंग्रेजी में कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए इसे गणक या संगणक हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आती है और इसमें जो है यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने का कार्य किया जाता है, और इसमें जो है कंप्यूटर द्वारा निर्देश को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है। सीपीयू द्वारा स्टोर्ड निर्देश को प्रोसेस करता है। प्राप्त परिणाम को जो है सीपीयू द्वारा आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करवाया जाता है। तो इस तरीके से इसके कुछ कार्य प्रणाली होती हैं। अब इसमें देखिए एक तरीके से डायग्राम में देखते हैं तो निर्देश जो है दिया जाता है इनपुट डिवाइस में, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेस, इसके बाद आउटपुट डिवाइस में होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्यप्रणाली इसकी चलती है। ठीक है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस, फिर स्टोरेज, इसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है, प्रोसेसर में जाता है, इसके बाद चौथा जो है आउटपुट डिवाइस में इसका कार्य कंप्लीट होता है। कंप्यूटर का पूर्ण रूप की बात करें यानी कि फुल फॉर्म कंप्यूटर का, तो C फॉर होता है कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन,
M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली और U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की संरचना की बात करते हैं तो देखिए इसमें संरचना कुछ इस तरीके से होती है कंप्यूटर की। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको ALU शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, इसमें अब इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट के माध्यम से यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को स्टोर करने में मेमोरी जो है यूनिट जो प्रयुक्त होता है उसको इनपुट यूनिट कहते हैं। इधर होता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट की बात करें तो आउटपुट यूनिट संसाधित परिणाम यानी कि प्रोसेस्ड रिजल्ट को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम का किस प्रकार पालन किया जाए इसकी जानकारी अन्य डिवाइसेस को बताने में कंट्रोल यूनिट जो कि कंप्यूटर का मैनेजर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर ALU की बात करें तो डेटा पर गणितीय क्रिया करने और उसका परिणाम देने में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें हो गई इस तीनों चारों के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर के 5 बड़े मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है इनपुट यूनिट द्वारा डेटा या निर्देश स्वीकार करना। दूसरा कार्य होता है डेटा को संग्रहित यानी स्टोर करना। तीसरा कार्य होता है कंप्यूटर के आंतरिक ऑपरेशनों को जो है नियंत्रित करना। चौथा कार्य होता है उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार डेटा को संसाधित यानी कि प्रोसेस करना। इसके बाद सबसे लास्ट कार्य होता है परिणामों को मनचाहे रूप से आउटपुट यूनिट के द्वारा जो है दर्शाना। ये 5 कार्य कंप्यूटर के मुख्य होते हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं में जो होता है कंप्यूटर की विशेषता में उच्च गति आता है, सटीकता होती है कंप्यूटर की, स्मृति यानी कि मेमोरी होती है इसकी, स्फूर्ति होती है, स्वचालित होता है ये, विश्वसनीयता होता है इसमें, गोपनीयता होती है, विविधता है और शीघ्र निर्णय यानी कि क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो ये कंप्यूटर की कुछ विशेषताएँ हैं। कंप्यूटर संरचना की कार्यप्रणाली की बात करें तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनपुट यूनिट है जो डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रविष्ट यानी इंटर करने की प्रक्रिया करता है। मेमोरी यूनिट में जो है ये डेटा और निर्देशों को संग्रहित यानी स्टोर करने के लिए प्रयुक्त होता है। फिर इसके बाद कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इनपुट आउटपुट संसाधन भंडारण की प्रक्रिया, डेटा को प्रारंभ तथा बंद करने की प्रक्रिया, उपयुक्त प्रक्रियाओं का जो है निरीक्षण और कंट्रोलिंग, ये सब कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत होता है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तार्किक तुलनात्मक कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU जिसको कहते हैं इसके अंतर्गत होता है। इसके बाद आउटपुट यूनिट में जो है प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना के परिणामों यानी रिजल्ट्स के रूप में पेश करने की प्रक्रिया उसको जो है आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ कार्यप्रणाली कंप्यूटर संरचना के थी। परिधीय उपकरण की बात करें तो कंप्यूटर को बाह्य रूप से जोड़ने वाले उपकरण विशेष कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है। उसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है। उदाहरण की बात करें तो उसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर आदि होते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की बात करें तो देखिए कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, ना ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से देख व छू कर महसूस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ अंतर हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर के क्षेत्र और उपयोग की बात करें तो विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर रेलवे हो या फिर एयरलाइंस हो या फिर हॉस्पिटल हो, हर क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। व्यापार जैसे फिल्म निर्माण, बैंक इत्यादि में भी प्रयोग होता है, अंतरिक्ष में भी प्रयोग होता है। तो बहुत जितने भी हैं सारे क्षेत्र में इस समय कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, परिभाषा की बात करते हैं तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो विभिन्न प्रकार की गणितीय एवं तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयुक्त होता है और यह उपयोगकर्ता से इनपुट लेकर उसी के अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट यानी कि परिणाम प्रदान करता है। ठीक है, इनपुट डेटा की बात करते हैं तो यह कोई एक इनपुट डेटा हो गया और ये इसके बाद इसमें जो है जाता है इनपुट में जो माउस, जिसमें कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन होता है इनपुट। और स्टोरेज होता है रैम, रोम, CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सारे जो है स्टोरेज होते हैं। प्रोसेस में जो है CPU, CU और ALU का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आउटपुट में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, लाउड स्पीकर, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। और इनपुट डेटा इस तरीके से होगा, परिणाम इस तरीके से आता है। कंप्यूटर के बुनियादी के कार्य की बात करते हैं तो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकारना और इसे निर्देशों के अनुरूप जो है सूचना में बदलना, डेटा और सूचना को भविष्य
उपयोग हेतु जो है स्टोर करना, सूचना को प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में निर्गत करना, ये सारे कुछ बुनियादी कार्य होता है। डेटा, डेटा क्या होता है? तो बिना किसी सार्थक निष्कर्ष के कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन जो होता है वो डाटा होता है। उसमें दो टाइप होते हैं, संख्यात्मक डाटा होता है और अक्षरांकीय डाटा होता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसमें संख्यात्मक में 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं और जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है इसमें जो है अक्षर, अंक एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अंक में जो है अंकगणितीय क्रियाएं करने में प्रयोग की जाती हैं और अल्फा न्यूमेरिक में जो है अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती। अब दोनों के उदाहरण की बात करें तो विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन आदि जो होता है ये अंकगणितीय डाटा होता है, और जबकि विद्यार्थियों का जो पता होता है वो अल्फा न्यूमेरिक के अंतर्गत आता है। सूचना, सूचना क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है? तो उपयोगिता के आधार पर डेटा का विश्लेषण और संकलन से प्राप्त जो तथ्य होता है, फैक्ट होता है, उसे सूचना कहते हैं, ठीक है। डेटा जो है अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना जो है क्या है, एक व्यवस्थित डेटा है। तो दोनों में ये फ़र्क है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंप्यूटर को कार्य करने हेतु जो दिए गए निर्देश होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, अनुदेश कहा जाता है। इसके बाद आता है प्रोग्राम, तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का यानी इंस्ट्रक्शन का जो है समूह जो होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु जो है उत्तरदायी प्रोग्रामों का एक समुच्चय होता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो 3000 वर्ष पहले कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ? तो देखिए अबेकस, अबेकस जो है इसका आविष्कार की बात करें तो अबेकस मीन्स होता है टेबल या टेबलेट, इसका अर्थ पहले जान लीजिए। विश्व का प्रथम गणक यंत्र था ये अबेकस, और इसका आविष्कार हुआ था 3000 वर्ष पहले, और श्रेय जाता है चीन को, यानी कि चीन के लोगों ने इसका आविष्कार किया था। और इसका स्थान की बात करें तो प्राचीन बेबीलोन जो है वहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और उत्पत्ति हुई अबेकस या एबकॉन से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद कुछ नोट हैं वो देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर का इतिहास उस समय से प्रारंभ होता है जब मनुष्य ने एक यंत्र के माध्यम से बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना करने का प्रयास किया था, और इसे आज हम अबेकस के नाम से जानते हैं। इसमें बेबीलोनियन गणना प्रणाली, यूनानी गणना प्रणाली, रोमन गणना प्रणाली और भारतीय गणना प्रणाली जो है प्रमुख है। इसके बाद एक एक करके जो इतिहास है इसके देखेंगे। 1617 ईस्वी में अबेकस की बात करें तो इसका अन्य नाम है गिनतारा, और एक प्राचीन गणना यंत्र था। अंकों की गणना करने हेतु ये प्रयुक्त किया जाता था, और इसमें आम तौर पर इसमें जो है तार यानी कि वायर और गोलाकार मनके यानी कि बीट्स प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। इस तरीके से कुछ रहता था। इसके बाद नेपियर बोन्स उपकरण आया। नेपियंस बोन्स डिवाइस जो कि एक आयताकार छड़ के पृथ्वी सेट के हाथी दांत और लकड़ी और धातु से निर्मित होता था। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण करता था, ठीक है। इसमें अब इसका आविष्कार जो है स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जॉन नेपियर बोन्स ने किया था सन 1617 ईस्वी में। इसका प्रयोग किया गया गुणा एवं भाग देने हेतु सर्वप्रथम। एक शिक्षण सहायक के उपकरण जो प्राथमिक स्तर के बच्चों की संख्या का ज्ञान देने में जो प्रयुक्त इसका किया गया, ठीक है। फिर आया पास्कल लाइन, ठीक है। पास्कल लाइन कुछ इस तरीके से बना हुआ था, इसका शेप देख लीजिए। और ये आया इसके बाद, इसका डेट था 1642 से 1644 ईस्वी में। अन्य नाम इसका था एडिंग मशीन। ब्लेज पास्कल द्वारा यह निर्मित किया गया था, इसीलिए इसका नाम पास्कल लाइन रखा गया, ठीक है। एडिंग मशीन केवल जोड़ने और घटाने के में काम में आया ये, और पास्कल लाइन कैलकुलेटर में पहिए, गियर और सिलेंडर इसमें प्रयोग किए गए, ठीक है। और ये जो है घड़ी व ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करने में प्रयोग होता था। 1642 से 1644 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इसमें इसके बाद फिर लेबनीज कैलकुलेटर, लेबनीज कैलकुलेटर कुछ इस टाइप बन के आया, और ये जो है गॉटफ्रेड वान लेबनीज ने जो है पास्कल लाइन का विकसित रूप तैयार कर जोड़ घटाव के अलावा गुणा व भाग करने में भी सक्षम बनाया, जिसे लेबनीज कैलकुलेटर कहा गया, ठीक है। पास्कल लाइन का ही प्रवर्धित रूप करके इस तरीके से कुछ बनाया, और इसमें जो है जोड़ घटाव के साथ गुणा व भाग भी किया गया। कार्य जो है तेजी से करने में निपुण था। इसके अन्य भाग दाएं व बाएं खिसकाए जाने में सक्षम था, ठीक है। इसके बाद 1822 और 33 ईस्वी की बात करते हैं। तो इस 1822-33 ईस्वी में जो है कंप्यूटर के जनक जो थे चार्ल्स बेबेज, इनका जन्म हुआ था 1791 में। स्थान था लंदन, इंग्लैंड, ठीक है।
इन्होंने इन्वेंशन किया एनालिटिकल इंजन का, डिफरेंस इंजन कंप्यूटर का, और ये इनकी मृत्यु हुई 1879 लंदन इंग्लैंड में ही हो गई, लंदन इंग्लैंड में ही हो गई। ठीक है, इनके द्वारा कुछ किए गए कार्य कंप्यूटर के जो है क्षेत्र में, तो सन 1822 में चार्ल्स वेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया जो शिफ्ट और गियर के साथ भाप से चलती थी। सन 1833 ईस्वी में चार्ल्स वेबेज ने शक्तिशाली मशीन विश्लेषणात्मक इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन का विकसित किया जो कि डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद फिर 1889 ईस्वी आया और इसमें जो है होलेरिथ सेंसस टेबलेटर आया, जिसका आविष्कार अमेरिकी गणितज्ञ थे हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया। 1889 में इसका अन्य नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन। इसका उपयोग जो है कम समय में जनगणना के डेटा को संसाधित करने हेतु किया गया और यह विद्युत द्वारा संचालित मशीन थी। ठीक है, पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने में पंच कार्ड रीडर प्रयुक्त किया गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मशीन थी, आप इसको देख सकते हैं। हरमन होलेरिथ को मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय माना जाता है। इसके बाद 1939 और 1942 का दौर आया, इसमें आया ABC कंप्यूटर, जिसको एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर के संक्षिप्त रूप ये है ABC। ठीक है, सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इसको माना जाता है। ठीक, और ये कुछ इस तरीके से था, इसका संरचना देख सकते हैं आप। ये 1939-42 के बीच ABC पर कार्य हुआ तथा 1942 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड में इसे रिलीज किया था। इसके बाद 1944 में मार्क फर्स्ट करके कंप्यूटर आया जो इस तरीके से कुछ बना हुआ था, और ये IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग तथा हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में मार्क फर्स्ट विकसित हुआ। ठीक है, और इसका आधिकारिक नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने नाम बदलकर इसका मार्क फर्स्ट रख दिया। यह विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। ठीक है, इसमें 500 मील लंबाई के तार एवं 1,75,000 से अधिक कनेक्शन लगे थे। यह 6 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भाग करने में सक्षम था। इसके बाद 1944 में आया इडबैक की बात करें तो 1944 में यह रिलीज हुआ, और यह जॉन वान न्यूमैन के द्वारा तार्किक डिजाइन की अवधारणा के साथ विकास किया गया। पेंसिल्वेनिया के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ये इसका निर्माण हुआ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन था। इनिएक आविष्कारक जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने जो है अगस्त 1944 में इडबैक के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में पहुंचाया गया। ठीक है, इसके बाद इडबैक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था जो जोड़, घटाव, गुणा आदि के साथ औसत जोड़ समय 864 माइक्रोसेकंड एवं औसत गुणा समय 2900 माइक्रोसेकंड लेता था। ठीक है, फिर आया 1943-46 में इनिएक की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइन थी, और यह जो है पूर्ण ट्यूरिंग वाला पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था इनिएक। ठीक है, फुल फॉर्म इसका था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। संगणना की संपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु पुनः प्रोग्रामित करने में यह सक्षम था। 1946 में जो है वैज्ञानिक जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा यह विकसित किया गया। इसके बाद कुछ बातें और जान लेते हैं। लेडी एडा ऑगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। बाइनरी प्रणाली का श्रेय, आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन का है। डेटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी यानी कि 0 और 1 में स्टोर करने का श्रेय भी इन्हें जाता है। इसके बाद 1954 में जो आया यूनिवैक फर्स्ट नाम से आया, और इसका पूर्ण रूप आया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका निर्माण हुआ 1954 में EGEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा। उपयोग इसका व्यापारिक एवं सामान्य कार्यों हेतु जो है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट प्रयोग किया गया। डिजाइन की बात करें तो जॉन मोचली और जॉन प्रेस्पर एकर्ट द्वारा इसका डिजाइन किया गया। ठीक है, अब इसके बाद कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए ये है कार्य पद्धति के आधार पर, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आता है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार से इसमें हम बांट सकते हैं। और दूसरा है आकार एवं कार्य के आधार पर। अगर हम देखें तो आकार एवं कार्य के आधार पर मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है। तो आकार एवं कार्य के आधार पर हम भी इसको जो है 4 प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हम इसके बारे में डिटेल से एक एक करके जानेंगे। इसके बाद तीसरा है हार्डवेयर उपयोग के आधार पर। तो इसमें जो है हम 5 प्रकार के टाइप कंप्यूटर देख सकते हैं हार्डवेयर उपयोग के आधार पर। उसमें आता है पहली पीढ़ी, फिर आता है दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी, फिर 5वीं पीढ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर को जो है हम अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। अब पहला हम लोग देखेंगे कार्य पद्धति के आकार पर, जो कि इसमें ऊपर ए दिया गया है। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या है, ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर जो वर्गीकृत कंप्यूटर है उसको जानेंगे। इसमें हम सबसे पहला देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ये जो है डाटा स्टोरेज, इसकी क्षमता जो है बहुत कम है डाटा स्टोरेज करने में। भौतिक राशियाँ जैसे कि दाब, ताप, गतिमान, लंबाई, चौड़ाई, विद्युत वोल्टेज इत्यादि ये जो है कार्य करता है, और ये जो है समय के साथ परिवर्तित होने वाली ये राशियाँ हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है इसमें डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाले राशि के रूप में संपन्न होता है, और ये बहुत ही सस्ता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग सिग्नल के सिद्धांत पर जो है कार्यान्वित है। घर तथा ऑफिस में एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त न होकर ये विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिकतर प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ ये होता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरीके से होता है 0 और 1 और -1 के बीच में। तो ये होगा एनालॉग कंप्यूटर। अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर में उदाहरण की बात करें तो एक साधारण घड़ी होती है, वाहन का गति मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, पेट्रोल पंप पर लगा हुआ मीटर, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। एनालॉग सिग्नल के उदाहरण की बात करें तो हवा का चलना, पृथ्वी का हिलना, कार की स्पीड और बोली गई आवाज़, ये सारे एनालॉग सिग्नल के उदाहरण हैं, ठीक है। दूसरा आता है कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है, और इसमें जो है डाटा प्रदर्शित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रयोग किया गया है। गणना हेतु बाइनरी अंक यानी कि 0 और 1 प्रयोग किया गया। आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित करने हेतु प्रयोग किया गया। आजकल डिजिटल कंप्यूटर ही मार्केट में प्रचलित है, ठीक है। उदाहरण की बात करें इसमें तो स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप, पीसी, कैलकुलेटर आदि जो है ये सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या होती हैं तो ये फ्लेक्सिबल होता है, फास्ट और स्पीड होती है इसकी, एक्यूरेसी होती है इसमें, डिलीजेंस होता है इसमें, ऑटोमेटिक ये होता है, वर्सैटिलिटी होती है, ठीक है। वर्सैटिलिटी होती है इसकी। तो इस तरीके से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। डिजिटल सिग्नल की बात करें तो इस तरीके से डिजिटल सिग्नल होता है इसके डिजिटल कंप्यूटर के 1 2 3 4 5 और 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से सिग्नल होता है। तीसरा इसके अंतर्गत आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो ये डिजिटल एवं एनालॉग का मिश्रित रूप ये कंप्यूटर होता है। विशेष कार्य हेतु ये निर्मित किया गया। इसमें जो है इनपुट तथा आउटपुट हेतु एनालॉग सिग्नल प्रयोग किया गया। गणना तथा प्रोसेसिंग हेतु जो है डिजिटल के रूप में इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। अब इसमें देखिए एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों इस टाइप के होते हैं। ये डिजिटल सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। और एप्लीकेंस की बात करें यानी कि प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है तो हवाई जहाज़ में होता है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, बड़े बड़े उद्योग में होता है। ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल, अल्ट्रासाउंड मशीन, मॉनिटरिंग मशीन, मेडिकल के क्षेत्र में अधिकतर हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है बी पार्ट में, जिसमें आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर की बात करें तो उसमें पहला आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में निर्मित हुआ। आकार व क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एवं मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इसका आकार लगभग रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है। इसमें DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है, और ये एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर इसमें प्रयोग होता है। इसका उपयोग जो है यात्री आरक्षण, कंपनी अनुसंधान एवं ऑफिस इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। कई व्यक्ति एक साथ कार्य करने में इसमें सक्षम होते हैं। मिनी कंप्यूटर की देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो 1970 में ये प्रारंभ हुआ और इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम IBM कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी तथा कार्यक्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, इसके विभिन्न रूप की बात करें तो स्मार्टफोन है, पाम टॉप है और नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप है, नेटबुक कंप्यूटर है, इसके बाद वर्क स्टेशन है, टैबलेट कंप्यूटर है, PC है या फिर पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। ये इस तरीके से कुछ इसके होते हैं जो आजकल के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसका उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत की बात करें तो इसमें प्रयुक्त हार्डवेयर होता है जो कि कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर्स होते हैं। ठीक है, ये PC निर्माता यानी पर्सनल कंप्यूटर में PC कहते हैं। PC निर्माता कंपनी की बात करें तो IBM, लिनोवो, एप्पल, कॉम्बैक, जेनिथ, HCL, HP यानी कि हैवलेट पैकर्ड और इंटेल आदि जो है PC निर्माता कंपनियां हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं कनेक्शन की बात करें तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से एक साथ कई कार्य करने में क्षमता होती है। टेलीफोन व मॉडेम की सहायता से आपस में या इंटरनेट से कनेक्शन होता है। उपयोग की बात करें तो व्यापार, हॉस्पिटल, शिक्षा, घर, ऑफिस, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन, रेलवे, एयरलाइंस इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास की बात करते हैं। देखिए इस टाइप का कुछ होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसका विकास 1981 में हुआ। माइक्रो प्रोसेसर 8080 का प्रयोग किया गया। हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर स्टोरेज क्षमता में वृद्धि की गई। PCST यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नामकरण दिया गया। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने PC का PC80 नाम दिया गया जो कि पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी उसको कहा गया। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या है, अभी एक शब्द आया था। तो वर्क स्टेशन की बात करें तो एक ही बार में एक ही व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो अति शक्तिशाली PC जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले के साथ ये निर्मित होता है। PC की तुलना में ईमेल, वेब सर्फिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य हेतु वर्क स्टेशन में अधिक शक्ति होती है। CAD, एनिमेशन, डाटा एनालिसिस, रेंडरिंग, वीडियो, ऑडियो निर्माण को संभालने में सक्षम होता है और इसका उपयोग जो है तकनीकी, वैज्ञानिक अनुप्रयोग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, सिमुलेशन, अध्ययन इत्यादि क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। आमतौर पर एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से जुड़ा और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से ये चलायमान होता है। तो इस तरीके से ये कुछ वर्क स्टेशन के बारे में हो गया। अब देखते हैं विकास जिसमें कि नोटबुक कंप्यूटर का कैसे हुआ। तो देखिए नोटबुक के आकार का एक कंप्यूटर होता है और ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी इसको ले जाने में प्रयुक्त होता है। PC की सभी विशेषताएं इसमें मौजूद होती हैं। गोद यानी कि लैब पर रख कर प्रयुक्त होने के कारण इसका लैपटॉप नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है, 1981 में एडम ऑसबोर्न द्वारा यह विकसित किया गया था। इसमें प्रयुक्त हार्डवेयर की बात करते हैं तो कीबोर्ड आता है इसके अंतर्गत, टच पैड है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, CD DVD ड्राइव है, मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर है, लिथियम आयन है, निकल कैडमियम व निकल मेटल हाइड्राइड है से बने चार्जेबल बैटरी इत्यादि जो है हार्डवेयर इसमें प्रयोग किए जाते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाईफाई ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रयोग किया जाता है। नोटबुक और PC में अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आजकल लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नोटबुक के सभी फीचर्स लैपटॉप की अपेक्षा कम होते हैं। नोटबुक में डिस्प्ले स्क्रीन लैपटॉप की अपेक्षा छोटी होती है। नोटबुक की मोटाई और वजन लैपटॉप की अपेक्षा में कुछ कम होता है। तो ये नोटबुक और लैपटॉप में कुछ फ़र्क होता है। ठीक है, नेटबुक क्या है इसको देख लेते हैं। तो नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट के नेट से तथा नोटबुक के बुक से हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो नेटबुक की उत्पत्ति जान गए। इसके बाद नेटबुक जो होता है एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर बिना तार के संचार करने में प्रयुक्त, अंतरजाल से जुड़ने की सरल सुविधा से युक्त होता है। इसकी विशेषताएं की बात करें तो छोटा आकार होता है, छोटी स्क्रीन होती है, कम वजन होता है, कम मूल्य होता है और अंतर्निहित कैमरा होती है और इसमें जो है कम क्षमता का माइक्रो प्रोसेसर होता है। हेडफोन या माइक्रोफोन के जैक, 2 या 3 USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट होता है। ठीक है, प्रमुख उत्पादक की बात करें तो आसूस, एसर, स्लोवेनिया,
लिनाओ, हाइवलेट पैकर्ड, इसके बाद डेल, MSI, सोनी, सैमसंग इत्यादि आते हैं इसके अंतर्गत जो उत्पादन करते हैं। उपयोग की बात करें तो इंटरनेट से जुड़ने, www पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने, प्राप्त करने, सोशल मीडिया का प्रयोग करने, ऑडियो या वीडियो फाइल डाउनलोड या अपलोड करने, कैलेंडर देखने, संगीत सुनने, ब्लॉग लिखने व पोस्ट करने, VoIP पर कॉल इत्यादि करने में प्रयोग होता है। अन्य नाम इसको हम कहा जाता है मिनी लैपटॉप। ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। टैबलेट कुछ इस तरीके से होता है। प्रकार की बात करें तो स्लैट टैबलेट होता है, मिनी टैबलेट होता है, गेमिंग टैबलेट है, बुकलेट है, बिजनेस टैबलेट और फैबलेट, 2-in-1 अथवा हाइब्रिड, इस तरीके से इस टाइप के कुछ टैबलेट आते हैं। 1971 में जेरॉक्स कंपनी के एलन के द्वारा जो है टैबलेट की पहली रूपरेखा जो है निर्मित किया गया। स्केच टैबलेट एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, स्मार्टफोन से बड़ा किंतु जो है लैपटॉप से छोटा होता है। अन्य नाम की बात करें तो टैबलेट कंप्यूटर, टैब या टैबलेट, PC एवं PC हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इस तरीके से इसके कुछ अन्य नाम हैं। इसमें कीबोर्ड व माउस अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं होता है। टच स्क्रीन या स्टाइलिश पेन के द्वारा इसका कार्य संपन्न किया जाता है। इसकी उपयोगिता की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मार्केटिंग में प्रयुक्त होता है। किताब अखबार पढ़ने, वेब ब्राउजिंग करने, रिपोर्ट बनाने, डेटा एकत्रित करने, सर्वे करने, प्रोजेक्ट प्लानिंग करने, ऑनलाइन लर्निंग करने, डे प्लानिंग करने इत्यादि में ये उपयोगी होता है। ठीक है। इसके भाग की बात करें, पार्ट्स की बात करें तो स्टाइलस यानी कि एक प्रकार का ये टच पेन होता है। स्क्रीन, बाहरी बॉडी, बैटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर बटन, वैक्यूम बटन, बैक बटन इत्यादि जो है इसमें एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर आदि इसके पार्ट्स होते हैं। नुकसान क्या है इसका टैबलेट का, तो कंप्यूटर के सभी फीचर्स इसमें अनुपलब्ध होता है। सेल्फी या वीडियो शूट करने में अक्षम होता है। कम फीचर, अधिक कीमत अधिक इसकी होती है। टच स्क्रीन टूटने का जो है खतरा रहता है। ठीक है। फ़ायदे क्या क्या हैं, तो हाथ में इस्तेमाल करने, कहीं भी ले जाने, बिना कीबोर्ड माउस के प्रयोग करने इत्यादि के साथ इसके सस्ते होने आदि के जो है फ़ायदे हैं। पाम टॉप क्या है, पाम टॉप कुछ इस तरीके से होता है डिजाइन इसका। और पाम टॉप के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, तो ये हथेली पर कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है। आकार में बहुत छोटा होता है। अन्य नाम इसका है मिनी लैपटॉप। ठीक है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट किया जाता है। व्यवहार में मोबाइल फ़ोन की तरह प्रयुक्त होता है। और इसका उपयोग क्या है, कंपनी में, यात्री आरक्षण में, अनुसंधान आदि में इसका बहुत उपयोगिता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्मार्टफोन। यह एक मोबाइल फ़ोन होता है। ठीक है। आप लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं इसमें मौजूद होती हैं। इनपुट के लिए टच स्क्रीन इसमें प्रयुक्त होता है। सॉफ्ट कॉपी है तो जो है टच स्क्रीन प्रयुक्त होता है। गुड यानी कि फीचर्स क्या क्या है, तो इसमें कॉलिंग, मैसेजिंग, मीडिया प्लेयर, PD यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, GPS, डिजिटल कैमरा इत्यादि इसके फीचर्स हैं। कंपनी व ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो गूगल के एंड्रॉयड तथा एप्पल के iOS होता है। ठीक है। अन्य फीचर्स की बात करें तो टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, वाईफाई एप्लीकेशंस, मोशन सेंसर, मोबाइल पेमेंट आदि जो इसके अन्य विशेषताएं होती हैं। इसके बाद तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त होता है। ठीक है। आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। डेटा प्रोसेस करने की जो है गति तीव्र होती है। एक साथ कई लोग जो है इसका कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक साथ जोड़कर इनके प्रोसेसिंग की क्षमता में बढ़ोतरी की जाती है। 32 या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उपयोगिता की बात करें तो बड़ी कंपनियां, रेलवे आरक्षण, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। चौथा, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति होती है इनकी, विशाल भंडारण क्षमता या मेमोरी से युक्त होती हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस उच्च क्षमता वाले हजारों माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर निर्मित किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयोग किया जाता है। जटिलतम प्रोसेसर के टुकड़ों में जो है तोड़कर अलग अलग प्रोसेसर द्वारा इसकी प्रोसेसिंग संपन्न कराई जाती है। सुपर कंप्यूटर के उपयोग की बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो है विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में, अनुसंधान डिजाइन में, विश्वविद्यालय, ऑटोमोबाइल में, रक्षा, सैनिक क्षेत्र में, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, सिस्मिक डेटा एनालिसिस में, फ्लाइट सिमुलेशन में और अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, परमाणु परीक्षण में, खगोलकी एवं ब्रह्मांड विद्या, अभिकलात्मक रसायन में, संघनित द्रव्य भौतिकी, भूविज्ञान तथा जीवन विज्ञान में, जटिल वित्तीय आर्थिक मॉडल, मशीन लर्निंग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है।
सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना जो है फ्लॉप यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड में संपन्न होता है यानी कि किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट का अर्थ भिन्न संख्याएं यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स होती हैं। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति का माप जो होता है वो पेटा फ्लॉप्स में लिया जाता है। एक पेटा फ्लॉप्स बराबर 10 की पावर 15 फ्लॉप्स के बराबर होता है। मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, सर्वश्रेष्ठ 5 सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं विश्व के। तो देखिए सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। फुगाकू जो है ये जापान का है, इसकी स्पीड है 442 पेंटाफ्लॉप। ठीक है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद दूसरा है समित जो कि यूएसए का है और इसकी स्पीड है 148.8 पेंटाफ्लॉप। इसके बाद सायरा है, सायरा जो कि यूएसए का ही है, 94.6 पेंटाफ्लॉप है। चौथा है सनबे ताई हु लाइट जो कि चाइना का है ये सुपर कंप्यूटर, इसकी क्षमता है स्पीड 93 पेंटाफ्लॉप की। सेलेन जो है यूएसए का है और इसकी क्षमता है 63.4 पेंटाफ्लॉप की। तो इस तरीके से विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर के नाम हो गए। अब परीक्षापयोगी तथ्य की बात कर लेते हैं कुछ। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माणकर्ता का नाम क्या है, अमेरिका को जाता है। ठीक है, कंपनी थी क्रे रिसर्च कंपनी। इसकी स्थापना सेमोर क्रे यानी कि स्थापना किया गया था। और सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता की बात करें तो सेमोर क्रे यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इनको कहा जाता है। ठीक है, रोचक तथ्य में देखते हैं तो आईबीएम और डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। ठीक है, आईबीएम का जो डीप ब्लू कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें जो है सोच सकता है। यह शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पेरोव को पराजित किया था। ठीक है, वर्तमान समय में दुनिया में सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है, फुगाकू। कहाँ का है ये, जापान का अभी ऊपर बताया। ठीक है, जापान द्वारा निर्मित ये अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक, इसके बाद भारत में सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं। देखिए भारत में 1986 में नेल यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज ने CFDAE यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए एक कंप्यूटर विकसित करने के लिए फ्लो सॉल्वर परियोजना शुरुआत की। ठीक है, फ्लो सॉल्वर परियोजना शुरुआत किया था। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर भारत के पुणे के द्वारा जो है संपन्न किया गया था। परम 8000 सीडैक के द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में जो है निर्मित किया गया। सीडैक के निर्देशक विजय भास्कर को परम 8000 के निर्माण का श्रेय जाता है। 1998 में जो है सीडैक पुणे द्वारा परम 10,000 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। 2003 में पदम सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण किया गया। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास मुंबई के बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया। इसके बाद पेस यानी कि प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन यानी कि सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है अनुराग यानी कि एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद के द्वारा किया गया। पेस का निर्माण, इसकी गणना क्षमता की बात करें तो 1 टेराफ्लॉप्स यानी कि 1 टेरा बराबर होता है 10 की घात 12 यानी कि 10 अरब गणना प्रति सेकंड करता है। 2013 में परम युवा सेकंड सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया। परम युवा सेकंड की गणना क्षमता 524 टेराफ्लॉप्स किंतु वर्तमान में 529 टेराफ्लॉप्स है। ठीक है, इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 7 देशों यानी कि अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल, इटली, जर्मनी और भारत के पास ही उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद पेस का निर्माण जो है DRDO के द्वारा किया गया था। पेस का निर्माण जो DRDO हेतु किया गया था। ठीक है, इसके बाद अब आता है तीसरा हार्डवेयर उपयोग के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर की बात। तो इसमें आता है पहला प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वर्ष समय की बात करें तो 1946 से लेकर 1959 तक इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें क्या क्या हार्डवेयर प्रयोग किया गया तो यह कंप्यूटर निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब से निर्मित, जिसे वाल्व भी कहते हैं, उससे हुआ था। डेटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण है जो है पंच कार्ड तथा पेपर टैप का प्रयोग किया गया और इसका उपयोग जो है मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया गया। इसमें प्रयुक्त भाषाएं की बात करें तो मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज प्रयोग किया गया। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने प्रथम कंपाइलर विकसित किया था।
ठीक है। इसके बाद अगर इसमें बात करते हैं तो इसके लाभ की बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो इसका गणना समय या गति मिली सेकंड में थी। 1 मिली सेकंड बराबर 10⁻³ यानी कि 1/1000 सेकंड था। ठीक है। ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा 1904 में थर्मोनिक वाल्व पहली वैक्यूम ट्यूब का पेटेंट और आविष्कार किया गया था। इस प्रगति के साथ आधुनिक वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक के युग का जन्म हुआ, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है प्रयोग किया गया। उदाहरण की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है इनिएक, यूनिवैक और ईडीसैक, ईडीवैक, IBM के जो है मार्क फर्स्ट, ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। इसकी हानियों की बात करते हैं तो निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वातानुकूलित वातावरण में रखरखाव, ठीक है, आकार में ये बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करते हैं। भंडारण क्षमता इनकी कम होती है तथा गति जो है बहुत धीमी होती है। एरर होने की संभावना इसमें अधिक होती है। तो इस तरीके से इसकी कुछ हानियाँ भी थीं। इसके बाद आया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात, जो कि 1959 से लेकर 1965 तक चला। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें द्वितीय पीढ़ी में तो उद्योग तथा व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसमें किया गया द्वितीय पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो P और N प्रकार के अर्धचालकों से बना होता है और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, और ये सिलिकॉन तथा जो है जर्मेनियम से निर्मित होते हैं। इसमें प्रयुक्त भाषाओं की बात करें तो उच्च स्तरीय असेंबली भाषा यानी कि हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया गया। सॉफ्टवेयर में जो है कोबॉल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन यानी कि फार्मूला ट्रांसलेटर जैसे उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें लाभ की बात करें तो ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत हल्के और छोटे और कम विद्युत खपत करने में है, तो जो है प्रयोग किया गया। गणना समय या गति माइक्रोसेकंड में इसकी हुई। 1 माइक्रोसेकंड बराबर 10⁻⁶ सेकंड में इसकी गणना की जाती थी। इसमें प्रयुक्त हार्डवेयर की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। भंडारण है तो मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डीन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटर ने जो है 1947 में किया था। तो ये था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात। अब करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है। ये 1965 से लेकर 1971 तक इनका रहा समय। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसमें किया गया। स्टोरेज डिवाइस में इसमें मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हुई। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग इसमें किया गया। ठीक है। प्रयुक्त हार्डवेयर की बात करें तो ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया। SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया। इनपुट तथा आउटपुट के माध्यम से के रूप में क्रमशः कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया गया। प्रयुक्त भाषा की बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा में PL/1 पास्कल तथा बेसिक, ये सारी भाषाएं इसमें थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया गया। उदाहरण की बात करें तो IBM 360, IBM 370 व 168, PDP-11 पर्सनल डाटा प्रोसेसर, PDP का फुल फॉर्म है, और हनीवेल 6000। इसकी हानियाँ क्या क्या थी तो वातानुकूलित बनाए रखने हेतु तो एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। इसमें IC निर्माण हेतु जो है जटिल तकनीकी की आवश्यकता भी पड़ी। तो इस तरीके से इसमें कुछ हानियाँ थीं। और लाभ क्या थे, अन्य पिछले कंप्यूटर के आकार में छोटे हो गए। गणना समय तथा गति नैनो सेकंड में हो गई। 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹ नैनो सेकंड। श्रम व समय की इसमें बचत होने लगी। ठीक है। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया। ये चिप सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम से निर्मित होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का विकास 1959 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस द्वारा किया गया। आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया। ठीक है। फिर आता है चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि 1971 से 1980 तक कार्यकाल इनका कार्य रहा। और ये जो है इसमें कुछ देखते हैं फोर्थ जनरेशन में। इसमें जो है प्रयुक्त भाषा जो प्रयोग किया गया उच्च स्तरीय भाषा में C लैंग्वेज का विकास एवं प्रयोग किया गया। इसमें प्रोग्रामिंग सरल था, जिससे किसी भी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सकता था। इसमें हार्डवेयर क्या क्या प्रयोग किया गया तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के प्रयोग से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में जो है वृद्धि हुई। इसके लाभ की बात करें तो गणना समय जो पिको सेकंड में हो गया। 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड। और ये माइक्रो प्रोसेसर से प्रयोग से अत्यंत छोटा हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटरों का विकास संभव हुआ।
प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आदि का इसमें प्रयोग किया गया और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम OS का जो है विकास एवं प्रयोग किया जाने लगा। एमी हॉफ, अमेरिकन एडवर्ड हॉफ यानी कि टेड हॉफ ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। इससे जो है PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। चुंबकीय टेप डिस्क का स्थान जो सेमीकंडक्टर मेमोरी ने लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि हुआ। ठीक है, मूर के नियमानुसार जो है प्रत्येक 2 वर्ष लगभग में जो है सघन यानी कि डेंस IC ट्रांजिस्टर की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ULSI में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाने में सक्षम है। ठीक है, इसके बाद आया 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर 1980 से लेकर और अब तक। ठीक है, 5th जनरेशन जो कंप्यूटर आया वो 1980 से लेकर अब तक जो चला आ रहा है वो है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रयुक्त हुआ है प्रोसेसर, तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का इसमें विकास एवं प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें प्रयुक्त इंटरनेट की बात करें तो नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास एवं प्रयोग हुआ। प्रयुक्त मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग हुआ जिससे भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। इसके बाद लाभ, इसके बाद करें इसमें तो 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। इसे पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जो है जोड़ दिया। ठीक है, भविष्य प्रयोग की बात करें तो नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता डालने का प्रयास जारी, जिससे परिस्थितियों के अनुकूल कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने, रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें आता है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर विद्युत किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण इसमें संपन्न और ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण कर एक साथ 0 और 1 की स्थिति में गिने जाने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल से ऐसे कंप्यूटर के विकास जारी हैं जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले, छोटे, तीव्र गति से वाले होंगे। इसमें पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग होगा जिससे मेमोरी को क्यूबिट यानी क्वांटम बिट में मापा जाएगा, जबकि सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है। ठीक है, DNA कंप्यूटर सिलिकॉन के स्थान पर DNA या प्रोटीन आधारित जैविक पदार्थ का प्रयोग कर डेटा को संरक्षित और प्रोसेस कर कॉपर साल्ट के प्रयोग से भविष्य में जो है सुपर कंप्यूटर के सस्ते निर्माण संभव हो सकेगा, जिसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, केमिकल कंप्यूटर इसमें गणना हेतु जो है पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं सांद्रता का उपयोग कर डेटा को रसायनों की अलग अलग सांद्रता द्वारा दर्शाया जाने वाला कंप्यूटर का निर्माण संभव हो सकेगा। इसके बाद नैनो कंप्यूटर जो होता है नैनो स्तर यानी कि 1×10⁻⁹ मीटर व्यास पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की जा रही है, जिसमें पदार्थ की आणविक संरचना का प्रयोग होगा। तो ये थे कंप्यूटर की पीढ़ियों के एक तरीके से विस्तृत रूप। अब इसको एक नज़र में हम देख लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीढ़ी हार्डवेयर, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन आया 1946 से 1959 में, हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, वो था निर्वात ट्यूब। ठीक है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, चतुर्थ पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया जिसमें VLSI था, और 1980 से लेकर अब तक जो है ULSI SLSI का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें नोटबुक है, लैपटॉप आदि, इंटरनेट आदि है। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रथम जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में जो है मशीन भाषा प्रयोग किया गया, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 बाइनरी। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। 4th जनरेशन में CUI इंटरफेस, यूनिक्स और C लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। 5th जनरेशन अब तक लेकर इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर और पैरेलल भाषा प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जा रहा है। मेमोरी में फर्स्ट जनरेशन में जो है पंच कार्ड और पेपर टाइप प्रयोग किया गया। सेकंड जनरेशन में मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में चुंबकीय स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हुई। 4th में जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया। 5th जनरेशन में क्लाउड मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, विशाल स्टोरेज कैपेसिटी की प्रयोग किया जा रहा है। गणना समय गति की बात करें तो मिली सेकंड में फर्स्ट जनरेशन में किया गया, सेकंड जनरेशन में माइक्रो सेकंड में, थर्ड में जो है नैनो सेकंड, 4th में जो है पिको सेकंड और वही अभी तक चला आ रहा है। उपयोग की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो है वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधान में प्रयोग किया गया,
सेकंड जनरेशन जो वैज्ञानिक व्यावसायिक उपयोग में हुआ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग होने लगा। फोर्थ जनरेशन में जो है कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन एवं व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि हुई। फिफ्थ जनरेशन में इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा मनोरंजन के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। विशेषताओं की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में विद्युत और यांत्रिक मशीन का प्रयोग हुआ। सेकंड जनरेशन में जो है मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग हुआ। फोर्थ जनरेशन में एक साथ कई कार्य करने में क्षमता में विकसित हुआ। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन में प्लग और प्ले का प्रयोग होने लगा। उदाहरण की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के उदाहरण कंप्यूटर हैं जो इनिवेक हैं, इडवेक हैं और यूनिवेक फर्स्ट हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन में IBM 1401 है, यूनिवेक है और PDP 8 है। थर्ड जनरेशन के एग्जांपल IBM 360 और PDP 11 है। फोर्थ जनरेशन में IBM PC और एप्पल PC है। फिफ्थ जनरेशन में IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर आदि हैं, ठीक है। इसके बाद गुण और दोष। खर्चीला, फर्स्ट जनरेशन में जो है खर्चीला, बड़ा आकार, ऊर्जा की अधिक खपत, त्रुटि में अधिक संभावना, ये सारे थे। सेकंड जनरेशन में खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र था। थर्ड जनरेशन में अपेक्षाकृत छोटा और सस्ता, उपयोग व आसान में तीव्र, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में अपेक्षाकृत सस्ता हुआ व तीव्र था, उच्च क्षमतायुक्त उपयोग और आसान में जो उपयोग में आसानी आई। फिफ्थ जनरेशन में अति तीव्र एवं अति छोटे हो गए। तो ये कुछ थे इस तरीके से पॉइंट। अब अगला देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक। तो उसमें आता है सबसे पहला हार्डवेयर। हार्डवेयर की बात करें तो यह एक भौतिक भाग होता है और इसे हम देख व छू सकते हैं, ठीक है। और ये चार भाग इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस में विभाजित होता है, ठीक है। अब हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ठीक है, और प्रिंटर है, स्कैनर है, पेन ड्राइव है, माउस है, कैबिनेट है, CD आदि हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसे हम देख तो सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। ये कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। यह 3 भाग होता है, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में विभाजित होता है, ठीक है। अब इसमें MS एक्सेल है, MS पावरपॉइंट है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कोरल ड्रा है, एडोब पेज मेकर है, सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें, ये क्या है तो ये एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है और उपयोगकर्ता से डेटा और अनुदेशों को स्वीकार कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक ये बनाता है। उदाहरण की बात करें तो इसमें कीबोर्ड, पॉइंट, ड्रा डिवाइस, पिक डिवाइस आता है इनपुट डिवाइस में, ठीक है। ये मानो डेटा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हो गया। इसके बाद स्रोत डेटा इनपुट डिवाइस में जो है ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस आता है, ठीक है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस में जो है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक आते हैं। पिक डिवाइस में जो है लाइट, पेन, टच स्क्रीन आता है। ऑडियो इनपुट डिवाइस में वीडियो रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन आता है। और इसके बाद ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में जो है स्कैनर, OCR, OMR, MICR, OBR और PCR आता है। वीडियो इनपुट डिवाइस में वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा आता है। इसके बाद मानो डेटा इनपुट डिवाइस, अब देखते हैं। मानो डेटा इनपुट डिवाइस में जो है कीबोर्ड है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, टच स्क्रीन आते हैं। 6 टाइप के होते हैं मानो डेटा इनपुट डिवाइस में। अब इसमें जो है सर्वप्रथम कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड में सॉफ्टवेयर कीबोर्ड और हार्डवेयर कीबोर्ड 2 टाइप के होते हैं। पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड जिसको कहा जाता है, और एक होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सॉफ्टवेयर कीबोर्ड में, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। इस टाइप का जो है कीबोर्ड बना हुआ होता है। वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी, और यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया गया होता है। इसका प्रतिबिंब जो है किसी सतत पर उतारने के बाद इसके किसी बटन को छूकर कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लाभ क्या होता है इसके, तो इसमें कई मशीनी पुर्जा ना होने के कारण टूट फूट की संभावना एवं साफ सफाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर विजिबल होता है। माउस, टच स्क्रीन या अन्य पॉइंट डिवाइस की सहायता से इसका प्रयोग किया जा सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड का ही एक ये रूप होता है। टैबलेट और स्मार्टफोन में डेटा डालने हैं तो इसका प्रचलन बहुत है, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्या कहते हैं कि कीबोर्ड होता है, देख सकते हैं हम। फिर सेकंड आता है हार्डवेयर कीबोर्ड।
तो ये एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने में प्रयोग किया करते हैं। 104 बटन वाले क्वेट्री कीबोर्ड का प्रचलन सर्वाधिक उपयोग में है। कीबोर्ड का PS2 यानी कि प्लग स्टेशन 2 पोर्ट द्वारा USB पोर्ट द्वारा जो है CPU से जुड़ाव इसका करते हैं, और वायरलेस कीबोर्ड का ब्लूटूथ के कंप्यूटर से जुड़ाव इसका करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के भाग की बात करते हैं तो फंक्शन की होता है, संख्यात्मक कीपैड होता है, कर्सर मूवमेंट की होता है, मॉडिफायर की होता है, स्पेशल पर्पज की होता है। ठीक है, और कर्सर मूवमेंट की में होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, ये कर्सर मूवमेंट पेज मतलब की होता है। ठीक है, 4 ठो। आगे कीबोर्ड के भाग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन की देखते हैं। फंक्शन की बात करें तो कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक जो अंकित बटन होते हैं वो जो होते हैं वो फंक्शन की कहे जाते हैं। जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12, F11 और F12, ये सारे जो होते हैं फंक्शन की के कहे जाते हैं। ठीक है, इनका कार्य जो प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर आश्रित होता है ये। इसके बाद आता है संख्यात्मक कीपैड, न्यूमेरिकल कीपैड। तो न्यूमेरिकल कीपैड इस तरीके से साइड में लगा हुआ होता है, 0 से लेकर 9 तक की संख्या उसमें लिखी होती हैं। कीबोर्ड के दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटन्स होते हैं। संख्यात्मक डाटा को तीव्र गति से भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें 0 से 9 तक, ठीक है, प्लस, माइनस, स्टार्स आबली के साथ न्यूमेरिक लॉक और इंटर बटन उपस्थित होता है। नम लॉक ऑन होने पर इस संख्याओं को टाइप करने में प्रयुक्त होता है। नम लॉक ऑफ होने पर यह एरो के तथा एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट फंक्शन हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की बात करें तो ये इस तरीके से होता है कुछ, और यह कर्सर को दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे ले जाने में प्रयोग किया जाता है। एक बार दबाने पर यह कर्सर को एक स्थान दाएं या बाएं और एक लाइन ऊपर या नीचे ले जाने में प्रयोग होता है, जिसे नेविगेशन की भी कहते हैं। होम की बात करें तो होम द्वारा कर्सर को लाइन के आरंभ में कंट्रोल प्लस होम द्वारा वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट्स के प्रारंभ ले जाने में प्रयोग किया जाता है। इंड बटन द्वारा जो है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में कंट्रोल प्लस इंड के द्वारा वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने में प्रयोग किया जाता है। पेज अप जो है कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाता है। पेज डाउन जो है कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर ले जाता है। इसके बाद आता है मॉडिफायर कुंजी। मॉडिफायर की बात करें तो ये स्वयं कोई कार्य न करके अन्य कुंजियों के साथ मिलकर कार्यों में बदलाव करने में सक्षम होता है। ठीक है, जैसे कि शिफ्ट, एल्ट यानी कि अल्टरनेट, कंट्रोल और विंडोज के जो है मॉडिफायर की हैं। ठीक है, सुविधा अनुसार कीबोर्ड पर इनके दो कीबोर्ड के दोनों छोरों पर स्थित होती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार इनके कार्य में परिवर्तन होता है। ठीक है, स्पेशल पर्पज की बात करें तो इंटर बटन आता है या रिटर्न बटन आता है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने हेतु MS वर्ड में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने हेतु प्रयोग किया जाता है। टैब के यह जो है कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की जा सकती है तथा जंप कराते हुए ले जाने में प्रयोग किसी डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक चयन करने में प्रयुक्त होता है। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट की या कॉम्बिनेशन की के साथ वर्णमाला के अन्य की दबाने पर कैप्स लॉक की ऑन है तो छोटे अक्षर और टाइप होते हैं, और यदि कैप्स लॉक की ऑफ है तो बड़े अक्षर टाइप होते हैं। किसी कुंजी पर 2 चिन्ह रहने पर शिफ्ट की के साथ उस कुंजी को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की बात करें तो इसके ऑन या ऑफ रहने पर कैप्स लॉक बत्ती क्रमशः जो है जलती या बुझती है, जिसे अंग्रेजी के अक्षरों को क्रमशः बड़े अक्षर या छोटे अक्षर में जो है लिखने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैप्स लॉक तथा नम लॉक का अन्य नाम है टॉगल के। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। नम लॉक की बात करते हैं तो इसके ऑन रहने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर हरी बत्ती जलती है। ठीक है, नम लॉक ऑन रहने पर, जिससे न्यूमेरिक के कीपैड के बटन के ऊपर लिखी गई संख्याएं टाइप करने में प्रयोग होती हैं। कुछ बातें और जान लेते हैं। कर्सर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली सीधी खड़ी रेखा है जो स्क्रीन पर आती जाती या जलती बुझती यानी कि ब्लिंक करती रहती है। ठीक है, कीबोर्ड द्वारा टाइप करने वाला अगला कैरेक्टर जो होता है इसी के स्थान पर प्रदर्शित होता है। कर्सर को जो है कीबोर्ड पर स्थित कर्सर मूवमेंट बटन या माउस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, स्पेस बार क्या होता है तो कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति के बीच में स्थित सबसे लंबा बटन जो होता है टाइप करते समय अक्षरों तथा अंकों के बीच
खाली स्थान डालने या कर्सर को एक अक्षर का स्पेस देते हुए दाईं ओर खिसकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉज के स्क्रॉल कुंजी या बटन की तरह की ही किसी दूसरी कुंजी को दबाने पर सूचना पुनः शुरू हो जाए के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को बंद करने में इन तीन कुंजियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के हैंग हो जाने पर इसे रीस्टार्ट करने में जो है प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट। ठीक है। एस्केप की या ESC बटन जो होता है चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए एग्जिट हेतु जो है इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट जो है कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को बंद करने तथा इन तीन कुंजियों का एक साथ प्रयोग होने पर कंप्यूटर का हैंग हो जाने पर इसे रिस्टार्ट में प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये भी बातें लिखी हैं। अब अगला देखते हैं। प्रिंट स्क्रीन के स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उसे प्रिंट करने, फोटो क्लिपबोर्ड में स्टोर करने में, जिसे बाद में अन्य प्रोग्राम में पेस्ट या एडिट करके किया जा सके है तो जो है प्रयोग किया जाता है। स्क्रॉल लॉक के जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना को एक स्थान पर रोकने तथा पुनः शुरू करने में प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस की बात करें तो कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने हेतु तो टाइपिंग के दौरान की गई गलतियां ठीक करने में प्रयोग किया जाता है। डिलीट की बात करते हैं तो कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने हेतु प्रयोग करते हैं। इंसर्ट की जो होता है पहले से संग्रहित डाटा पर ओवरराइट करने हेतु जो है इसके लिए इंसर्ट की के साथ टाइपिंग कुंजी दबाने से कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक या अक्षर मिट जाता है तथा उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप जो है इंसर्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं माउस। यह हो गया कीबोर्ड के बारे में। फीचर्स ऑफ माउस। माउस में तीन बटन होता है, बाएं बटन, दाएं बटन और बीच का बटन। तो बाएं बटन जो होता है उसको देखते हैं लेफ्ट बटन, माउस के बाईं ओर स्थित होता है। क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट या ड्रैग का कार्य इसका करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। मध्य बटन जो सेंटर बटन होता है उसका अन्य नाम है स्क्रॉल बटन, रोलर बटन या व्हील बटन। डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। राइट बटन का प्रयोग जो है माउस के दाईं ओर स्थित होता है। सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्यों जैसे कि डायलॉग बॉक्स या मेनू बॉक्स खोलने, प्रॉपर्टीज देखने इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। माउस ये एक विद्युत यांत्रिक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसके महत्व में बढ़ोतरी हुई। मेनू कमांड का इसका चयन करना, आइकन को स्थानांतरित करना, ड्रैग व ड्रॉप करना, विंडोज के आकार में परिवर्तन लाना, प्रोग्राम प्रारंभ करना, विकल्पों का चयन करना इत्यादि कार्यों में प्रयोग होता है। माउस का आविष्कार जो है डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट द्वारा 1964 में किया गया था। माउस में दो या तीन बटन होता है, दायां बायां व मध्य में मौजूद होता है। ठीक है। ट्रैक बॉल लैपटॉप कंप्यूटर माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में प्रयुक्त होता है। इसे इसके स्थान से खिसकाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान पर जो है परिवर्तन करते हैं। ठीक है। जॉय स्टिक क्या होता है तो जॉय स्टिक होता है इसमें गियर के आकार की एक छड़ी यानी कि स्टिक और इसके ऊपर एक क्लिक बटन मौजूद होता है जिसके द्वारा किसी आइकन या टेक्स्ट का चयन कर वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण आदि का कार्य किया जाता है। ठीक है। प्रकाशीय पेन लाइट पेन क्या होता है, यह हेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने, बारकोड पढ़ने इत्यादि में प्रयोग होता है। इसमें फोटो सेल या लाइट तथा लाइट प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद टच स्क्रीन क्या होता है तो यह इनपुट डिवाइस की सतह पर ब्लू लाइट किरणें घूमती रहती हैं। स्क्रीन में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को जब अंगुली से छूते हैं तो किरणों की गति जो है प्रभावित होकर स्थिति को रिकॉर्ड कर लेती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। यह ATM, स्मार्टफोन, टैबलेट, इंफॉर्मेशन क्वेस्ट ETC में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद स्रोत डेटा इनपुट डिवाइस की बात करें तो उसमें आता है स्पीच रिकग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, ठीक है, और वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, सोर्स डेटा, ऑटोमेशन, इस तरीके से इतने सारे जो होते हैं स्रोत डेटा इनपुट डिवाइस के पार्ट हैं। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। स्पीच रिकग्निशन तो यह मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर टेक्स्ट में परिवर्तित करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होता है। मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में जो है प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में एक माइक्रोफोन आवाज़ को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर फिर टेक्स्ट या कमांड में परिवर्तित करता है। ठीक है। साउंड कार्ड की बात करें तो यह एक ऑडियो कार्ड होता है, आंतरिक विस्तार कार्ड होता है। ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम के नियंत्रण में कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल
का आउटपुट प्रदान करता है, साउंड कार्ड। ठीक है, इसके बाद आता है माइक्रोफोन या माइक। माइक्रोफोन या माइक का नाम जो है माइक के नाम से ही प्रचलित है। ठीक है, और ये ऑडियो सिग्नल को विद्युत तरंगों में बदलने में प्रयोग किया जाता है। वीडियो कैमरा आता है। वीडियो कैमरा की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हमारे चित्र को कैप्चर कर सकने में सक्षम होता है, जिसे बाद में एक चलचित्र यानी फिल्म की तरह देखने में प्रयोग किया जाता है। यह कुछ विशेष क्षेत्र जैसे कि फिल्म, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिजिटल कैमरा, जो इस तरीके से होता है। डिजिटल कैमरा का संक्षेप में डिजिकैम, डिजिटल रूप में वीडियो या स्टिल फोटोग्राफ या दोनों को लेकर इसमें उपयुक्त फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से चित्रों को रिकॉर्ड कर कंप्यूटर को देने में सक्षम होता है। ठीक है, डिजिटल कैम का दूसरा नाम है वेब कैम। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट इत्यादि में प्रयुक्त होता है। इसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर जो होता है एक इनपुट डिवाइस टेस्ट तस्वीर तथा रेखा चित्र डिजिटल चित्र में जो है परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। यह स्कैनर कागज पर बने डॉक्यूमेंट या किसी चित्र पर लाइट बीम डालकर प्रकाश की तीव्रता के आधार पर उसे डिजिटल डेटा में परिवर्तित करने में निपुण होता है। यह छवियों, चित्रों, मुद्रित पाठ और वस्तुओं को स्कैन कर उन्हें डिजिटल छवियों में बदलने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सोर्स डेटा ऑटोमेशन। मुख्य रूप से लॉजिस्टिक और कार्मिक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डालने हेतु इसका निर्माण किया गया। इसमें आता है OCR, OMR, MICR, OBR और PCR। अब इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले OCR। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है, इसमें जो है स्कैन किए गए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को पहचान कर उसे प्रोसेसिंग टेस्ट में परिवर्तित करने में सक्षम होता है OCR। ठीक है, स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को एडिटेबल करने में भी सक्षम होता है। यह डिवाइस OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है इस डिवाइस में। ठीक है, इसके बाद OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस विशेष प्रकार के चिन्हों, संकेतों या मार्क्स को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाने में सक्षम होता है। आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन OMR सीट को जांचने में विशेष उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद आता है PCR। PCR का फुल फॉर्म है पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड सख्त एवं कठोर कागज का कार्ड होता है जो डाटा को स्टोर करने में सक्षम होता है, और पंच कार्ड में स्टोर्ड डाटा को पढ़ने में पंच कार्ड रीडर मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है OBR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ठीक है, ये विभिन्न चौड़ाई एवं ऊर्ध्वाधर एवं समांतर रेखा यानी कि काली पट्टियाँ एवं उनके बीच के अंतराल के हिसाब से उनमें सूचनाएं निहित होती हैं, जिसको यह पढ़ने का कार्य करता है। ठीक है, इनमें किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी जैसे मूल्य, मात्रा, देश, कंपनी का नाम, बनने की इत्यादि तिथि उसमें निर्मित होता है, और किसी उत्पाद के विभिन्न जानकारी को पढ़ने एवं पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है OBR का। इसके बाद आता है MICR जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म बनता है, और यह बैंक चेक की पहचान करना इसका मुख्य कार्य होता है। यह विशेष चुंबकीय स्याही के विशेष तरीके से लिखे गए अक्षरों को कंप्यूटर के झंडे में पढ़ने में प्रयोग किया जाता है। इस कोड में 0 से 9 तक की संख्याओं और 4 चिन्ह कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। बैंक द्वारा निर्गत चेक या ड्राफ्ट में इसका तेजी से प्रयोग किया गया। बैंक चेक पर लिखे मैग्नेटिक कोड को पढ़ने में प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 30 तक जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब आगे इसमें है स्टोरेज डिवाइस, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि 30 से लेकर 60 नंबर पेज तक होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को देखिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।